दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से। आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरों में पहली अपडेट में जानेंगे बेंगलुरु में विपक्ष की मीटिंग पर छाया संकट। कांग्रेस के न्योते पर आम आदमी पार्टी ने रख दी बड़ी शर्त। उधर किसान बन गए राहुल गांधी, खेत में चलाया ट्रैक्टर, 1 फुट पानी में लगाए धान। तो वहीं राहुल गांधी की सजा के खिलाफ कांग्रेस दिखाएगी एकजुटता। 12 जुलाई को देश भर में मौन सत्याग्रह का किया ऐलान। उधर तेलंगाना में पीएम मोदी ने विपक्षी दलों पर बोला जबरदस्त हमला। बोले बीआरएस हो या फिर कांग्रेस पार्टी, सबका होगा सुपड़ा साफ। उधर सब्जियों की बढ़ती कीमत पर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना। बोले गरीब की थाली अब भी खाली। तो वहीं गुलाम नबी आजाद ने मोदी सरकार को दे डाली कड़ी चेतावनी। कहा यूसीसी लागू करना आर्टिकल 370 हटाने जितना आसान नहीं। उधर पश्चिम बंगाल में हुई चुनावी हिंसा में टीएमसी, बीजेपी और कांग्रेस के 13 वर्करों की हुई हत्या। बीजेपी ने राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की मांग। और भी बड़ी खबरों को जानेंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले यदि आप भी मानते हैं कि देश की जनता बदलाव चाहती है तो इस वीडियो को लाइक कर, चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लिखें जय हिंद। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराने के लिए विपक्ष की दूसरी बड़ी बैठक बेंगलुरु में होने जा रही है। लेकिन उससे पहले ही केजरीवाल की पार्टी ने कड़े तेवर दिखा दिए हैं। बीजेपी को घेरने को लेकर बन रहे विपक्षी मोर्चे के दलों में भी कुछ मुद्दों पर खींचतान जारी है। बेंगलुरु में होने वाली बैठक को लेकर कांग्रेस पार्टी ने आम आदमी पार्टी को भी आमंत्रित किया है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के न्योते पर आम आदमी पार्टी ने फिर से बड़ी शर्त रख दी है। आमंत्रण के बाद आम आदमी पार्टी की ओर से कहा गया है कि पटना की मीटिंग में कांग्रेस पार्टी ने संसद सत्र के 15 दिन पहले अध्यादेश के विरोध का ऐलान करने की बात कही थी। संसद सत्र 20 जुलाई से है और हमें उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी जल्द ही अध्यादेश का विरोध करेगी। बैठक में शामिल होने और ना होने पर आम आदमी पार्टी की ओर से कहा गया है कि हम उम्मीद कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी जल्द ही अध्यादेश का विरोध करेगी। उन्होंने कहा कि आगे की बातचीत उनकी औपचारिक घोषणा के बाद ही होगी। यानी कि आम आदमी पार्टी ने ऐलान कर दिया है कि यदि कांग्रेस पार्टी जल्द ही अध्यादेश का विरोध करने का ऐलान नहीं करती है तो आम आदमी पार्टी दूसरी बैठक में शामिल नहीं होगी। अगली बड़ी खबर, किसान बन गए राहुल गांधी, खेत में चलाया ट्रैक्टर, 1 फुट पानी में लगाए धान। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि कभी ट्रक चालक के साथ सवारी, कभी डिलीवरी बॉय के साथ बाइक राइड, तो कभी मैकेनिक के साथ बाइक रिपेयर करना। हाल ही के दिनों में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का अलग अलग अंदाज देखने को मिला है। राहुल गांधी अलग अलग वर्ग के लोगों के साथ मुलाकात कर उनका हाल जान रहे हैं। इसी कड़ी में अब राहुल गांधी किसान बनकर खेती करते नजर आए। राहुल गांधी की ताजा तस्वीरें सामने आई हैं जिनमें वो हरियाणा के सोनीपत के गोहना के खेत में ट्रैक्टर चलाते दिखे। साथ ही वो यहां पर किसानों के साथ धान के खेत में रोपाई करते भी नजर आए। आपने राहुल गांधी को अलग अलग अंदाज में देखा होगा, लेकिन ये पहली बार है जब वो खेत में धान की रोपाई करते दिखे। दिल्ली में शिमला जाने के दौरान राहुल गांधी हरियाणा के सोनीपत जिले के गोहना के बरोदा हल्के और मदीना गांव में जा पहुंचे। यहां पर किसान खेत में धान की रोपाई कर रहे थे। राहुल गांधी ने खेत में उतरकर किसानों के साथ धान की रोपाई की। इतना ही नहीं, उन्होंने किसानों के साथ ट्रैक्टर भी चलाया। राहुल गांधी ने किसानों के साथ बैठकर बातचीत की और उनका हाल भी जाना। अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी की सजा के खिलाफ कांग्रेस पार्टी दिखाएगी एकजुटता। 12 जुलाई को देश भर में मौन सत्याग्रह का किया ऐलान। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने मोदी सरनेम वाली टिप्पणी से जुड़े आपराधिक मानहानि के मामले में राहुल गांधी की याचिका गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा खारिज किए जाने के मद्देनजर उनके प्रति एकजुटता प्रकट करते हुए आगामी 12 जुलाई को सभी राज्यों में मौन सत्याग्रह करने का फैसला किया है। ये सत्याग्रह राज्य मुख्यालयों पर महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक होगा। पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों, राज्य प्रभारियों और पार्टी के अग्रिम संगठनों एवं विभागों के प्रमुखों को पत्र भेजकर कहा कि वे सुनिश्चित करें कि मौन सत्याग्रह के इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग शामिल हों। केसी वेणुगोपाल ने कहा कि ये समय एकजुट होने और ये बताने का है कि सच और न्याय की लड़ाई में राहुल गांधी अकेले नहीं हैं, बल्कि उनके साथ लाखों कार्यकर्ता और करोड़ों नागरिक खड़े हैं। अगली बड़ी खबर, तेलंगाना में पीएम मोदी ने विपक्षी दलों पर बोला जबरदस्त हमला। बोले बीआरएस हो या फिर कांग्रेस पार्टी, सबका होगा सुपड़ा साफ। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को भ्रष्टाचार और परिवारवाद के मुद्दे पर विपक्षी दलों को घेरते हुए कहा कि तेलंगाना में सत्तारूढ़ भारत राष्ट्र समिति और प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस राज्य के लिए घातक है तथा लोगों को इनसे बचकर रहना चाहिए। यहाँ करोड़ों रुपए की विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला रखने के बाद एक जनसभा को संबोधित करते हुए
पीएम मोदी ने बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी का उल्लेख करते हुए कहा कि इससे साफ संदेश है कि अब विधानसभा चुनाव में भाजपा यहां पर बीआरएस और कांग्रेस पार्टी दोनों का पत्ता साफ करने जा रही है। और बड़ी खबर, सब्जियों की बढ़ती कीमतों पर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बोला जबरदस्त हमला, बोले गरीबों की थाली अब भी खाली। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शनिवार को कहा कि भारतीय जनता पार्टी के राज्य में वसूली और लूट के चलते जनता की जेब पर महंगाई का डाका पड़ रहा है। सपा मुख्यालय से जारी एक बयान में अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर जबरदस्त हमला करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी मानती है कि महंगाई से मुक्ति पाने के लिए भाजपा को सत्ता से हटाना जरूरी हो गया है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि टमाटर हो या फिर अदरक, परवल, शिमला मिर्च, हरी मिर्च हो या फिर मशरूम, सभी के दाम आसमान छूने लगे हैं। यही नहीं, अरहर, चना की दाल और आटा चावल भी महंगा हो गया है। अखिलेश यादव ने सवाल उठाया कि गरीब की थाली अब भी खाली है। उन्होंने कहा कि सामान्य लोग अपने परिवार को कैसे पालें, लोग क्या खाएं और क्या बचाएं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि जनता महंगाई की चक्की में पिस रही है और भाजपा सरकार कभी काशी, कभी गोरखपुर या अयोध्या में बड़े बड़े बयानों की सौगात बांटने के साथ नए नए जश्न मनाने में मगन है। अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर हमला करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी मानती है कि महंगाई से मुक्ति पाने के लिए भाजपा को सत्ता से हटाना बेहद जरूरी है। और बड़ी खबर, गुलाम नबी आजाद ने मोदी सरकार को दे डाली कड़ी चेतावनी, कहा यूसीसी लागू करना आर्टिकल 370 हटाने जितना आसान नहीं है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर देश में चर्चाएं काफी तेज हैं। लॉ कमीशन ने देश की जनता और धार्मिक संगठनों से इस मुद्दे पर राय मांगी है। इस बीच अब जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के प्रमुख गुलाम नबी आजाद ने भी यूनिफॉर्म सिविल कोड पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सलाह दी है कि केंद्र सरकार को यूसीसी के बारे में नहीं सोचना चाहिए क्योंकि इससे सभी धर्मों के लोग नाराज हो जाएंगे। गुलाम नबी आजाद ने न्यूज एजेंसी एनआई से कहा कि यह अनुच्छेद 370 को निरस्त करने जितना आसान नहीं है। न केवल मुस्लिम बल्कि इसमें सिख, ईसाई, आदिवासी, पारसी और जैन सभी धर्म हैं। एक ही समय में इतने सारे धर्मों को नाराज करना किसी भी सरकार के लिए अच्छा नहीं होगा और इस सरकार को मेरी सलाह है कि उन्हें ऐसा कदम उठाने के बारे में कभी नहीं सोचना चाहिए। और बड़ी खबर, उद्धव ठाकरे के गुट ने फिर से खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा, शिंदे गुट पर लगाया शिवसेना चुनाव चिन्ह के अवैध उपयोग का आरोप। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाले समूह को शिवसेना पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह देने के चुनाव आयोग के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग करते हुए शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट ने शनिवार को भारत के सुप्रीम कोर्ट के सामने एक लेटर ऑफ अर्जेंसी पेश किया। अपनी ताजा याचिका में शिवसेना के उद्धव गुट ने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाला समूह शिवसेना के प्रतीक का अवैध रूप से उपयोग कर रहा है। ये कदम महाराष्ट्र विधान परिषद की उपाध्यक्ष और उद्धव ठाकरे गुट की नेता नीलम गौरे के शुक्रवार को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल होने के एक दिन बाद उठाया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की सहयोगी गौरे मुंबई में शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में सत्तारूढ़ दल में शामिल हो गई। एकनाथ शिंदे ने पार्टी के अधिकांश विधायकों को तोड़कर अपने साथ कर लिया है और महाराष्ट्र में भाजपा के समर्थन से सरकार बना ली है। इससे उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री पद से हटना पड़ा। उसके बाद से ही शिवसेना के दोनों गुटों में तनातनी चल रही है। आपको बता दें कि अब उद्धव ठाकरे का गुट एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। उद्धव गुट ने आरोप लगाया है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाला समूह शिवसेना के प्रतीक का अवैध रूप से उपयोग कर रहा है। और बड़ी खबर, पंचायत चुनाव के दौरान पश्चिम बंगाल में हुई जबरदस्त हिंसा, गृह मंत्री अमित शाह ने मांगी रिपोर्ट। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में शनिवार को पंचायत चुनाव के मतदान के दौरान हुई हिंसा में लगभग 13 लोगों की जान चली गई। हिंसा की घटनाओं को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी है। उन्होंने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार से भी बात की और कार्यकर्ताओं के बारे में जानकारी ली। पश्चिम बंगाल में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए शनिवार को मतदान हुआ है। इस दौरान कई जगह पर हिंसा हुई। हिंसक झड़पों में कई लोग घायल भी हुए हैं। इसके अलावा राज्य के कई हिस्सों में मतदान केंद्रों पर मत पेटियों को नष्ट किए जाने की भी खबरें हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी हिंसा पर पश्चिम बंगाल के नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी और बीजेपी के पश्चिम बंगाल के प्रभारी मंगल पांडे से बात की है। उन्होंने कहा कि बीजेपी लोकतंत्र की हत्या नहीं होने देगी और हम इस लड़ाई को लोकतांत्रिक तरीके से निर्णायक स्तर तक ले जाएंगे।
अगली बड़ी खबर, पंचायत चुनाव के दौरान पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा की सभी दलों ने की निंदा, भाजपा ने राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की मांग। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के सभी दलों ने विभिन्न जिलों में पंचायत चुनाव के बीच 13 लोगों की हत्या की शनिवार को निंदा की, जबकि विपक्षी भाजपा ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। वहीं चुनावी हिंसा में अपने 6 समर्थकों को खोने वाली सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने विपक्ष पर हिंसा भड़काने का आरोप लगाया और मतदाताओं की सुरक्षा करने में विफल रहने के लिए केंद्रीय बलों की आलोचना की। दूसरी ओर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस के गुंडों को खुली छूट मिल रही है और जनादेश को लूटा गया है। वहीं माकपा के राज्य सचिव मोहम्मद सलीम ने दावा किया कि केंद्र बल को सही तरीके से मोबिलाइज नहीं किया गया। आधी रात से मारे गए लोगों में तृणमूल कांग्रेस के भी कई लोग शामिल हैं। आपको बता दें कि राज्य विधान में विपक्ष के नेता भाजपा के शुभेंदु अधिकारी ने मांग की कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए। अगली बड़ी खबर, मणिपुर में नहीं बुझ रही हिंसा की आग, 17 साल के लड़के और पुलिस कमांडो सहित 4 की मौत। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि मणिपुर में हिंसा लगातार जारी है। इसी बीच विष्णुपुर जिले के कांगवई इलाके में गुरुवार और शुक्रवार की दरमियानी रात को 2 समुदायों के बीच झड़प में मणिपुर पुलिस के एक कमांडो और एक 17 साल के लड़के सहित 4 लोगों की मौत हो गई। आपको बता दें कि इंडियन एक्सप्रेस ने अधिकारियों के हवाले से बताया कि जिस इलाके में दोनों समुदायों के लोग आसपास रहते हैं, वहां स्थिति को बिगाड़ने से रोकने के लिए सुरक्षा बलों के बनाए गए बफर जोन के बावजूद रात के दौरान गोलीबारी हुई। दोनों पक्षों के कुछ लोगों ने एक दूसरे पर गोलीबारी की। आपको बता दें कि इस गोलीबारी में मणिपुर पुलिस के एक कमांडो और एक 17 साल के लड़के सहित 4 लोगों की मौत हो गई। अगली बड़ी खबर, पीएम नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर बोला जबरदस्त हमला, बोले भ्रष्टाचार पर खड़ी है परिवारवादी पार्टियों की नींव। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना के वारंगल से विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने सभा में मौजूद लोगों से कहा कि आपकी इतनी तादाद में मौजूदगी हैदराबाद में परिवार की नींद हराम कर रही है। भाजपा जो भी वादा करती है उसे पूरा करती है। इस दौरान पीएम मोदी ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर पर भी जमकर हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि तेलंगाना में जो सरकार है उसने क्या किया है। यहाँ की राज्य सरकार ने सिर्फ 4 काम किए हैं। पहला, सुबह शाम मोदी और केंद्र सरकार को गाली देने का काम किया है। दूसरा, सिर्फ एक ही परिवार को सत्ता का केंद्र बनाने और खुद को तेलंगाना का मालिक साबित करने का काम किया है। तीसरा, इन्होंने तेलंगाना के विकास को चौपट कर दिया और चौथा, इन्होंने तेलंगाना को भ्रष्टाचार में डुबो दिया। उन्होंने कहा कि केसीआर सरकार यानी सबसे भ्रष्ट सरकार। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि यहाँ सत्ता में जो परिवार बैठा है वो करोड़ों के घोटालों में लिप्त है। आपको बता दें कि इस बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने सभी विपक्षी पार्टियों पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार पर परिवारवादी पार्टियों की नींव खड़ी है। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस पार्टी के कुनबे को बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभा रहे युवा नेता 28 बसपा नेता कांग्रेस पार्टी में हो गए शामिल। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि चुनावी राज्य मध्य प्रदेश में चुनावी साल में मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस जिस समस्या से जूझ रही थी, लगता है कांग्रेस की वो समस्या अब दूर हो गई है। कांग्रेस पार्टी में कुछ युवा नेता तत्कालीन कांग्रेसी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया की कमी पूरी करते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के ये नेता लगातार कांग्रेसी कुनबे में बड़ा इजाफा कर रहे हैं। अब तक भाजपा में सेंध लगा रहे युवा कांग्रेस के नेताओं ने पहली बार बहुजन समाज पार्टी में भी बड़ी सेंध लगा दी है। कांग्रेस के युवा विधायक सचिन यादव के नेतृत्व में दर्जनों बसपा नेताओं ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने बसपा कार्यकर्ताओं को कांग्रेस की सदस्यता दिलाई। बता दें कि मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के समक्ष पूर्व कृषि मंत्री और कसरवाद के विधायक सचिन यादव के नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी के नेता भगवान बडोले ने अपने दर्जनों पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली। अगली बड़ी खबर, अजीत पवार ने जो कुछ किया, क्या उसके पीछे शरद पवार का हाथ है? सर्वे में हुआ चौंकाने वाला खुलासा। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र में एक बड़े सियासी घटनाक्रम के बाद राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। एनसीपी नेता अजीत पवार कई नेताओं को साथ लेकर बगावत करते हुए एनडीए में शामिल हो गए हैं। उन्होंने एनसीपी के नाम और चुनाव चिन्ह पर भी अपना दावा ठोक दिया है। उनके चाचा शरद पवार ने बागियों को पार्टी से बाहर करते हुए कहा कि पार्टी के अध्यक्ष अभी भी वही है। अजीत पवार ने बीती 2 जुलाई
जुलाई को महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले ली। उनके साथ 8 एनसीपी नेताओं ने भी मंत्री पद की शपथ ग्रहण की थी। इस विद्रोह के बाद कई तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं। ऐसे सियासी माहौल के बीच महाराष्ट्र की जनता की राय जानने के लिए एबीपी न्यूज के लिए सी वोटर ने त्वरित सर्वे किया। ये सर्वे गुरुवार और शुक्रवार को किया गया है। एनसीपी में हुई टूट पर किए गए इस त्वरित सर्वे में सवाल किया गया कि क्या लगता है कि अजीत पवार ने जो किया क्या उसके पीछे शरद पवार का हाथ है। इस सवाल के बेहद हैरान करने वाले नतीजे सामने आए। सर्वे में हिस्सा लेने वाले लोगों में से 37% लोगों ने कहा कि हां, अजीत पवार के इस कदम के पीछे शरद पवार का हाथ है, जबकि 49% लोगों का मानना है कि ऐसा नहीं है। आपको बता दें कि फिलहाल सर्वे में यह खुलासा हुआ है कि इसके पीछे शरद पवार का हाथ नहीं है। आपका क्या मानना है? क्या अजीत पवार के उठाए गए कदम के पीछे शरद पवार का हाथ है अथवा नहीं? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और बड़ी खबर, अरविंद केजरीवाल ने कर दिया बड़ा ऐलान। बोले, दिल्ली में नहीं हुआ शराब घोटाला, ईडी और सीबीआई के जरिए पीएम मोदी बनाना चाहते हैं दबाव। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की करोड़ों की संपत्ति ईडी के जब्त करने की खबरों पर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पीएम नरेंद्र मोदी को आड़े हाथों ले लिया। केजरीवाल ने कहा कि पीएम मोदी ईडी सीबीआई के सहारे आम आदमी पार्टी की सरकार के काम में अड़ंगा लगा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पीएम मोदी से देश नहीं संभल पा रहा, इसीलिए वो ईडी सीबीआई और पुलिस की मदद से आम आदमी पार्टी और उसके नेताओं को बदनाम कर रहे हैं। केजरीवाल ने दावा किया कि आबकारी नीति में कोई भी घोटाला नहीं हुआ है। मनीष सिसोदिया के पास 5 लाख और 65 लाख कीमत के 2 फ्लैट और बैंक खाते में महज 11 लाख रुपए हैं। दोनों फ्लैट आबकारी नीति आने से पहले खरीदे गए और 1 नंबर के हैं। इनका तथाकथित शराब मामले में कोई भी लेना देना नहीं है। आम आदमी पार्टी के संयोजक केजरीवाल ने अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी। वो दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में जेईई नीट की परीक्षा पास करने वाले दिल्ली के सरकारी स्कूलों के बच्चों के साथ बात कर रहे थे। अरविंद केजरीवाल ने पीएम नरेंद्र मोदी पर इस दौरान जबरदस्त हमला बोला। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ईडी सीबीआई के सहारे आम आदमी पार्टी की सरकार के काम में अड़ंगा लगा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पीएम मोदी से देश नहीं संभल पा रहा, इसीलिए वो ईडी सीबीआई और पुलिस की मदद से आम आदमी पार्टी और उसके नेताओं को बदनाम कर रहे हैं। अगली बड़ी खबर, धीरेन्द्र शास्त्री की कथा में उमड़ी भारी भीड़, भगदड़ जैसी बनी स्थिति। आयोजक बोले, घर बैठकर टीवी पर देखें कथा। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि बागेश्वर धाम सरकार के नाम से मशहूर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की लोकप्रियता और उनकी शक्तियों से प्रभावित उनके भक्तों का उन पर अटूट विश्वास बन चुका है। यही कारण है कि बाबा बागेश्वर धाम के लिए लोगों की दीवानगी लगातार बढ़ती जा रही है। आईपी एक्सटेंशन स्थित रामलीला उत्सव ग्राउंड में कल दिव्य दरबार में शामिल होने को लेकर लोगों का जिस कदर कथा स्थल पर उमड़ा, इस दौरान वहां मचे भगदड़ के बाद भी लोग वहां से जाने को तैयार नहीं थे। वो किसी दीवानगी से कम नहीं है। स्थिति ये हुई कि 11 बजे से पहले ही पूरा आयोजन स्थल लोगों से खचाखच भर गया और स्थल के बाहर बनाए गए प्रवेश द्वार समेत स्थल के चारों तरफ लाखों लोग खड़े थे जो किसी भी तरह अंदर प्रवेश करना चाह रहे थे। हालांकि 11 बजे से ही आयोजकों द्वारा लगातार ये उद्घोषणाएं की जा रही थी कि कथा स्थल में जगह नहीं है, इसीलिए जो लोग बाहर खड़े हैं वो अपने अपने घरों को लौट जाएं और टीवी पर हो रहे सजीव प्रसारण को देखें। आपको बता दें कि धीरेन्द्र शास्त्री की लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है। अगली बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर में हुई मूसलाधार बारिश, दूसरे दिन भी रोकी गई अमरनाथ यात्रा। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि देश भर में बादल जमकर बरस रहे हैं। झमाझम बारिश की वजह से कई जगहों में बाढ़ जैसे हालात हैं। जम्मू कश्मीर में भी मूसलाधार बारिश हो रही है। ऐसे में खराब मौसम के कारण अमरनाथ यात्रा को दूसरे दिन भी रोकना पड़ा। आपको बता दें कि अधिकारियों के मुताबिक शनिवार सुबह किसी भी तीर्थयात्री को गुफा की ओर जाने की अनुमति नहीं दी गई। इसके अलावा राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और एनसीआर में शनिवार सुबह से ही तेज बारिश हुई। भारी बारिश की वजह से दिल्ली में कई जगहों पर भारी जल जमाव हो गया। नतीजतन कई जगहों पर लंबा जाम लग गया। इस वजह से लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि अभी भी दिल्ली की सड़कों पर पानी लबालब भरा हुआ है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।